अकेलेपन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं कुछ देर अपने कमरे की खिड़की के पास हवा खाने के लिए बैठ गई। अभी मैं कुछ देर रात के सन्नाटे को महसूस कर ही रही थी कि तभी मुझे हल्की सी पायल की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे कान अचानक से चौकन्ने हो गए। एक तो वैसे ही मुझे अकेलेपन और डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से इस तरह की आवाज़ सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। फिर मैंने खुद को समझाया कि झींगुर की आवाज़ भी इस तरह की ही लगती है, जैसे कि कहीं पायल बज रही हो। ये सब सोचते हुए मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी। इससे पहले कि मैं अपनी हिम्मत बढ़ा पाती कि तभी मुझे एक बार फिर से काफ़ी तेज़ पायलों की आवाज़ आई, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैं यहाँ वहाँ अपने कमरे में देखने लगी। मैंने तुरंत ही अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन पायलों की आवाज़ खिड़की से बाहर की तरफ से आ रही थी। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर अपनी खिड़की को बंद करती, लेकिन खिड़की बंद तो करनी ही थी। एक बार को जी चाहा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाऊं और अपनी सास को जाकर जगाऊं, लेकिन फिर सोचा कि काफ़ी रात हो चुकी है और इतनी रात में उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। इसलिए एक बार खुद को खुद से ही हिम्मत दी और डरते कदमों के साथ मैं खिड़की की तरफ आगे बढ़ी। हवा काफ़ी तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डरावना माहौल बन रहा हो। मैं जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, तभी मैंने नीचे सामने की तरफ जो नज़ारा देखा, उससे मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने दो लड़कियों को सामने रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। वह बड़े ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थीं। खैर, उनको देखते हुए मेरा डर दूर हुआ, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि इंसान थी। लेकिन इतनी रात में ये दो लड़कियां मेरे मकान के बाहर आखिर कर क्या रही थीं, और ये अचानक से यहाँ कैसे प्रकट हो गईं? ये कौन हैं? कहाँ से आई हैं? ये सारे सवाल अचानक ही मेरे दिमाग में तैरने लगे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर मुझे घर के काम निपटाने हैं और फिर से पढ़ने के लिए बैठना है। जब सुबह हुई तो मैं ये सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन जैसे ही रात होने को आई, मुझे एक रात पहले की वह सारी चीज़ें याद आने लगीं, जिससे मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या आज रात भी मुझे अपने कमरे में सोना चाहिए, या फिर मैं एक काम करती हूँ, अपनी ननद के साथ जाकर ही सो जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे मेरी ननद का व्यवहार याद आया। वह थोड़ी सी खड़ूस किस्म की है, काफ़ी कम बोलती है, इसीलिए मैं भी उससे दूर ही रहती हूँ। इस वजह से मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई कि तभी मैं टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और फिर मुझे तेज़ पायलों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पायल पहनकर कोई कहीं से नीचे कूदा, जिससे मैं बुरी तरह से सन्न रह गई। मैं तुरंत ही उठकर खिड़की के पास भागी और आज मैंने जो अपनी आंखों से देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वह जो दो लड़कियां सामने रास्ते पर भागकर सड़क की तरफ जा रही थीं, उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की ननद थी। मेरी ननद इस तरह के कपड़े पहनकर आधी रात को इतना तैयार होकर आखिर कहाँ जा रही थी? उसने जो कपड़े पहन रखे थे, वह बिल्कुल ऐसी वेशभूषा थी जैसे किसी कोठे वाली लड़की की होती है। ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत ही गलत विचार आने लगे। मेरी ननद चोरी चुपके इतनी रात को इस तरह की अवस्था में न जाने कहाँ जा रही थी। क्या उसे इस समाज और अपनी इज्जत का जरा भी खौफ नहीं था? यहाँ तक कि वह अपने घर वालों के बारे में भी नहीं सोच रही थी। मेरा जी तो चाहा कि मैं अभी जाकर अपनी सास को जगा दूं और उन्हें सब कुछ बता दूं कि आपकी बेटी आपकी पीठ के पीछे किस तरह के कांड कर रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पति रजत भी यहाँ नहीं हैं, और दूसरा, मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। अगर मैं अपनी सास को उनकी बेटी के खिलाफ कोई भी बात बताऊंगी तो शायद ही है जो वह मेरा भरोसा करें। मैंने सोचा कि मैं आज रात जाग कर ये देखूंगी कि आखिर ये किस समय तक वापस आती है।
लेकिन मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उसका इंतजार किया, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देने लगी क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। और फिर ना जाने कब खिड़की के पास बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई। मुझे खुद पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो काफी सवेरा हो चुका था और मैं जब अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो मेरी ननद नहाने के लिए जा रही थी। उसकी मासूम शक्ल देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वह रात को इस तरह के काम करती है। लेकिन आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? मेरा नाम महिमा है। मेरी शादी मेरी पसंद की शादी है। मैं रजत के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे वहीं पर रजत पसंद आ गया। मेरे पापा एक राजनीतिज्ञ हैं और हमारा फैमिली बैकग्राउंड एक अमीर परिवार का है। और दूसरी तरफ रजत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से जब मैंने रजत के बारे में अपने घर में बताया तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने उन लोगों को समझाया कि रजत एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है और उसका छोटा परिवार है, इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूंगी। लेकिन पापा का कहना था कि क्योंकि हमारे बीच आर्थिक स्तर पर एक बहुत बड़ा फासला है, इसलिए मेरा ये फैसला कहीं भविष्य में गलत साबित ना हो, क्योंकि शायद ही है जो सुविधाएं मुझे अपने पापा के घर पर मिली हैं वह सुविधाएं मुझे कभी रजत के साथ मिल पाएं। लेकिन क्योंकि मेरा हमेशा से यही सोचना था कि एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और मुझे अपने जीवन में जो भी सुविधाएं चाहिए वह सब मैं अपने दम पर कमाऊंगी, इसलिए मैंने पापा को समझाया कि अगर कल को मैं रजत से शादी कर भी लेती हूँ तो भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। पापा ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगी? अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन शादी के बाद सब मुकर जाते हैं। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि मैंने जिस इंसान को चुना है उसे मेरी भावनाओं की कितनी कदर है, इसलिए मैं अपने फैसले पर डटी रही और आज उसी का नतीजा ये है कि शादी के बाद भी मैं अपनी तैयारी जारी रख पा रही हूँ। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास और मेरी ननद ही है। मेरे पति रजत वह तो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मैं यहाँ अपनी सास और ननद के साथ अकेली ही रहती हूँ। घर के कामकाज में मेरी सास और ननद दोनों ही मेरा बराबर का हाथ बटाती हैं। मेरी सास का स्वभाव तो काफ़ी हंसमुख और बोलचाल वाला है, लेकिन मेरी ननद वह बहुत ही कम बात करती है। लेकिन खैर, मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दुनिया में हर किसी का अपना स्वभाव होता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब से रजत दूसरे शहर गए हैं मुझे अपने कमरे में अकेले रहने से रात को बहुत डर लगने लगता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। और फिर जब से मैंने अपनी ननद की उस तरह की हरकत देखी तब से तो मुझे और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे ये बात अपनी सासू माँ से कहूं। एक तो रजत भी यहाँ नहीं है, अगर वह यहाँ होते तो कुछ नहीं तो मैं उन्हें कम से कम ये सब दिखा देती ताकि उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाता। लेकिन क्योंकि अब वह दूसरे शहर में है और मैं उन्हें ये सब बताकर किसी भी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी ननद भी जो कर रही थी वह बहुत गलत था। अगर उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो हमारे परिवार की तो नाक ही कट जाएगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर यह सारे काम क्यों कर रही है। क्या ये उसकी उम्र का तकाजा है? लेकिन आखिर ऐसी भी क्या इच्छा कि इस तरह के गलत काम में वह पड़ जाए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया, इसीलिए मैंने अगले दिन ही अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे रात को अकेले सोने से बहुत डर लगता है और अगर मैं पूरी रात ठीक से नहीं सो पाऊंगी तो अगले दिन सुबह उठकर काम और पढ़ाई को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरी सासू माँ ने कहा कि वैसे तो तुम मेरे कमरे में सो जाती, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अगर मुझे खुद भी रात में नींद नहीं आती है और फिर मैं खर्राटे भी लेती हूँ तो जिससे तुम चैन से मेरे कमरे में भी सो नहीं पाओगी। इसीलिए तुम ऐसा करो कि अपनी ननद रेखा के कमरे में जाकर सो जाया करो। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि तो फिर आप दीदी से ये बात कह दीजिए।
सासू माँ ने जब रेखा से ये बात कही तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि वह ये बात सुनकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं उसके कमरे में रही तो फिर वह जो भी अपनी मनमानी कर रही है उसमें रुकावटें पैदा हो जाएंगी। लेकिन मैं यही चाहती थी, क्योंकि मैं अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती थी। जैसे ही रात हुई, मैं सारा काम निपटाने के बाद अपनी कुछ किताबें लेकर अपनी ननद के कमरे के पास पहुंची। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी ननद कहने लगी कि भाभी, अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, इसीलिए आप ऐसा करिए, जब आपके सोने का टाइम हो तब आप उस वक्त मेरे कमरे में आ जाना। मैंने उस वक्त उसकी ये बात मान ली और चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। और जब मेरी पढ़ाई का समय कंप्लीट हुआ तो मैं सोने के लिए वापस अपनी ननद के कमरे में आई। लेकिन मैं न जाने कितनी देर तक उसका दरवाज़ा खटखटाती रही, पर उसने दरवाज़ा एक बार भी नहीं खोला, जिससे मैं समझ गई कि वह जिस जगह भी जाती है वह वहाँ पर जा चुकी है। लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं उसकी कोई भी मनमानी नहीं चलने दूंगी। इसीलिए अगली रात को जब उसने मुझे अपने कमरे से टरकाने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं यहीं पढ़ लूँगी, क्योंकि कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो तुमने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। इस पर वह सब सकपका गई और कहने लगी, वो दरअसल मैं शायद गहरी नींद में सो गई होंगी और इसीलिए मुझे आपके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसको ये लग रहा था कि जैसे मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और इसीलिए वह मुझे पागल बना लेगी। पर उसकी असलियत क्या थी ये तो मैं अच्छे से जान चुकी थी। इसीलिए मैं ज़बरदस्ती उसके कमरे के अंदर चली गई। मैंने यहाँ वहाँ अपनी नज़र दौड़ाई कि शायद मुझे कुछ ऐसा दिख जाए जो मेरे लिए सबूत का काम करे, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2-3 घंटे तक मैंने चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैं सोने के लिए लेटने लगी। आधी रात का वक्त हो चुका था और मेरी ननद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में उथल पुथल सी मची हुई हो। मैंने जानबूझकर बनते हुए उससे कहा, क्या हुआ, क्या आपको सोना नहीं है? इस पर वह कहने लगी कि वो दरअसल मुझे प्यास लग रही है, आप ज़रा मेरे लिए पानी ले आएं। मैं चुपचाप किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई, लेकिन जब मैं लौट कर आई तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और आज भी मैं बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रही, पर उसने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वह इतनी हिम्मत कर कैसे सकती थी? क्या उसे इस बात का भी डर नहीं कि अगर मैंने सासू माँ को उसकी ये करतूत बता दी तो फिर उसका क्या होगा? लेकिन शायद वह यह सोच रही थी कि मैं उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कहूँगी, यही कि उन्होंने मेरे लिए रात में दरवाज़ा नहीं खोला। उसके लिए तो उसने ढेर सारे बहाने पहले से ही बना रखे होंगे। अगले दिन मेरे पास रजत का फ़ोन आया तो मेरा बार बार दिल कर रहा था कि मैं उन्हें बता दूं कि उनकी बहन क्या कर रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पास मेरी बात का कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए मैं उनसे कुछ भी ना कह पाई। फ़ोन रखने से पहले रजत ने मुझसे कहा कि तुम अपना भी ख्याल रखना और मेरे परिवार का भी। उनकी ये बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं यही सोचने लगी कि रजत ने मुझे दिल से अपनाया है, इसीलिए मुझे भी इस परिवार को पूरे दिल से अपना मानना चाहिए। अगर रेखा की जगह मेरी अपनी बहन होती तो क्या मैं उसे इसी तरह से रोज रात ऐसे कपड़ों में बाहर जाने देती? ये सोचते हुए मेरे अंदर एक भावना जागी और मैंने फैसला कर लिया कि अब आज रात मैं रेखा के पीछे जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वह इस तरह के कपड़े पहनकर किस लड़की के साथ जाती है और कहाँ पर क्या कर रही है। इसीलिए आधी रात होने से पहले मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि अगर आधी रात को बाहर निकलने से रेखा की इज्जत को खतरा था तो खतरा तो मुझे भी हो सकता था, क्योंकि मैं भी एक औरत थी। इसलिए मैंने रजत के कुछ कपड़े निकाले
और उनको पहनकर अपनी वेशभूषा पूरी तरह से ऐसी कर ली ताकि मैं किसी आदमी की तरह ही दिखूं, और अपने चेहरे को भी मैंने अच्छे से एक कपड़े से बांध लिया। जैसे ही मुझे पायलों की आवाज़ सुनाई दी, मैं समझ गई कि रेखा खिड़की से नीचे उतर कर जा चुकी है। उसकी गली के मोड़ को पार करते हुए ही मैं खुद भी तुरंत ही खिड़की से नीचे की तरफ कूद गई, क्योंकि हमारे कमरे की खिड़की ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। इसीलिए मेरे लिए भी ये सब कुछ उतना ही आसान था जितना रेखा के लिए। मैं तुरंत ही दौड़ती हुई रेखा के पीछे पीछे गई, लेकिन मेरी बुरी किस्मत, वह सड़क पर पहुंचते ही एक टैक्सी में बैठकर तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो गई और मैं वहां खड़ी हाथ मलती रह गई। शायद वह टैक्सी वहां पर पहले से ही उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर दूसरी टैक्सी का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन जब तक दूसरी टैक्सी आती तब तक तो मुझे ये पता ही नहीं होता कि रेखा किस दिशा में चली गई है। इसीलिए मैंने तुरंत ही घर वापस लौट आई। लेकिन अगली रात मैंने इस तरह की कोई भी गलती नहीं की। मैं रेखा के घर से निकलने से पहले ही घर से बाहर निकल गई और पहले से ही जाकर मैंने एक टैक्सी वाले से बात कर ली, और जैसे ही मैंने सड़क पर रेखा को उस दूसरी लड़की के साथ टैक्सी में बैठते हुए देखा, मैं तुरंत ही उसके पीछे निकल ली। मेरे दिल में तूफान सा मचा हुआ था और एक अजीब तरह का डर पैदा था। मेरा मन बार बार कह रहा था कि कहीं मैं जो सोच रही हूँ वही सच तो नहीं, कहीं रेखा इस तरह के कपड़े पहनकर उसी जगह तो नहीं जा रही। और फिर मेरा वह डर सही साबित हुआ। जिस जगह पर हमारी टैक्सी रुकी वह जगह वही थी जहाँ पर सारी वैश्याएं रहती थीं। वैसे तो ये आधी रात का वक्त था और बाहर के सभी एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस पूरी सड़क पर रौनक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आधी रात नहीं बल्कि दिन का समय हो। चारों तरफ लाइट्स जगमगा रही थी। ढेर सारी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सड़क पर अपने अपने ग्राहकों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थीं। रेखा बड़ी ही फुर्ती के साथ उस लड़की के साथ टैक्सी से उतरी और दंदनाती हुई उस भीड़ को चीरती हुई न जाने कहाँ चली गई। ये सब देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं अपना सर पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रेखा आखिर ये सब क्यों कर रही है। उसे ना सिर्फ अपनी इज्जत का कोई ख्याल था बल्कि अपने परिवार की मान मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं थी। मैं अभी इसी सोच में डूबी थी कि तभी टैक्सी वाले ने मुझसे पैसे मांगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टैक्सी में बैठकर घर वापस जाऊं या फिर रेखा जहां भी गई है वहां जाकर देखूं कि वह यह सब क्यों कर रही है और क्या कर रही है। लेकिन क्योंकि इतनी वेश्याओं से भरी हुई उस सड़क के अंदर जाने की मुझ में उस वक्त हिम्मत ही नहीं हुई, और दूसरा रेखा किस तरफ कहाँ चली गई ये मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए मैं घर वापस जाने का फैसला किया। मैं जैसे ही टैक्सी में बैठी और मैंने मर्दाना सी आवाज़ बनाकर भारी आवाज़ में टैक्सी वाले से वापस वहीं चलने को कहा जहां से वह मुझे लेकर आया था। इस पर वह मुझे बड़ी ही हैरानी से देखने लगा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान लाते हुए बोला, क्यों, क्या कोई यहाँ पसंद नहीं आया या फिर तुम डर गए हो? मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा कि चुपचाप चलो। इस पर वह थोड़ा सा सहमा और फिर वापस मुझे वहीं ले जाकर छोड़ दिया जहां से लेकर आया था। मैं तुरंत ही धड़कते दिल के साथ घबराई हुई अपने कमरे की खिड़की से वापस अपने कमरे में आई और मैंने चैन की सांस ली। रेखा आखिर यह सब क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ये सारे सवाल अभी भी मेरे जहन में चल रहे थे। मुझे बार बार रोना आ रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ननद इस तरह का कोई काम कर सकती है, लेकिन अब मैं उसे अपनी इन वाहियात हरकतों को आगे नहीं करने देना चाहती थी। इसीलिए मैंने कल फिर से उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि कल मैं उसका अपने फ़ोन में वीडियो बनाकर सबूत तैयार कर सकूं और घर वालों को दिखा सकूं कि वह उनकी पीठ के पीछे ये सब क्या कर रही है और उनकी इस सारी हरकतों पर लगाम लगाई जा सके।
अगले दिन मैं फिर से रेखा के वहां जाने से पहले ही सड़क पर टैक्सी लेकर पहुंच चुकी थी और इस बार मैंने अपने दिल को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था कि मुझे किसी भी हाल में डरना नहीं है। और जिस तरह से रेखा बेखौफ होकर उन औरतों और आदमियों के बीच में दंदनाती हुई चली जा रही थी, मुझे भी ठीक उसी तरह से उसके पीछे जाना है। यही सोचते हुए मैं एक बार फिर से उस रंगीन गली में पहुंच चुकी थी। रेखा जैसे ही उतरी, मैं तुरंत ही उसके पीछे पीछे चलने लगी। वहां न जाने कितने आदमी थे जो रेखा और उसके साथ चलने वाली लड़कियों पर गलत तरह की नज़र रख रहे थे और ऐसी ऐसी खराब बात कह रहे थे कि जिसे सुनकर मुझे खुद अंदर से रोना आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि क्या रेखा की आत्मा मर चुकी है। इसके बाद रेखा जिस कोठे के अंदर घुसी, मैं भी तुरंत ही उसके अंदर चली गई। लेकिन इससे पहले कि मैं रेखा के साथ आगे बढ़ती, तभी मुझे वहां पर खड़ी एक औरत ने रोक लिया और वह मुझसे भाव ताव करने लगी कि मुझे यहाँ पर कौन पसंद है और उसके कितने पैसे लगेंगे। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसके हाथ में एक 500 का नोट पकड़ा दिया और इसके बाद मेरी नज़रें तुरंत ही रेखा को ढूंढने लगीं। वहाँ ढेर सारे आदमियों का झुंड लगा हुआ था जो कि गिद्ध की नज़र लिए सभी औरतों को ताड़ रहे थे। ये सब देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी खुद से ही घिन जैसी आने लगी। वह औरत अभी भी मेरे पीछे आ रही थी और बार बार पूछ रही थी कि आखिर मेरा यहाँ पर जो इरादा है वह किसके साथ है। इस सब के बीच रेखा अचानक ही मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गई। अब तो मुझे रेखा से ज़्यादा खुद की फिक्र होने लगी। मुझे बुरी तरह से पसीना आने लगा कि अगर कहीं यहाँ पर किसी पर मेरी सच्चाई खुल गई तो ना जाने क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर जिंदगी भर के लिए फंस कर रह जाऊं, क्योंकि मैं आए दिन इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनती थी कि ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखेबाजी से इस तरह के कोठों पर लाकर बेच दिया जाता है। और फिर मैं तो इतनी अभागन थी कि खुद ही यहाँ पर दौड़ी चली आई थी। वह औरत अभी भी मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने उसे और 2000 रुपये दिए और एक बार फिर से अपने गले से मर्दाना आवाज़ निकालते हुए कहा कि मुझे जो चाहिए उसे मैं खुद ढूंढ लूँगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ये सब के बीच मैंने वहां पर बने हुए जितने भी कमरे थे उनमें झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां जब भी मैंने झांका तो मुझे वह नज़ारा देखने को मिला जो शायद ही है जो कोई शरीफ लड़की देखना चाहे। लेकिन मैं करती भी क्या, ये मेरी मजबूरी थी। रेखा पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मैं सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई। ऊपर भी मुझे कहीं भी किसी कमरे में रेखा नजर नहीं आई। लेकिन तभी एक कमरा ऐसा था जिस पर अचानक मेरी नज़र पड़ी, जो बिल्कुल दूर एक कोने में बना हुआ था। मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पर भी मैं झांक कर देख लूं, और जैसे ही मैंने अंदर का नज़ारा देखा मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेखा यहाँ पर इस तरह का काम करने आती है। मैंने उस वक्त जो भी देखा उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन को बाहर निकाला और वहाँ मैं जो कुछ भी देख रही थी उसका वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ देर का वीडियो बनाने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ से निकल ली, क्योंकि थोड़ी और देर यहाँ पर रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी भी मेरे सामने से वह नज़ारा हट ही नहीं रहा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रेखा इस तरह का काम भी कर सकती है। अगले दिन जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी, तभी मेरे पास रजत का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि वह आज घर आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने सोचा कि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा कि मैं सामने से रजत से रेखा को लेकर सारी बात करूं और उन्हें भी वह वीडियो दिखाऊं। रजत के आने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही मैं रजत से बात करने के लिए फ्री हुई कि तभी मेरे घर से मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत अचानक से काफ़ी ख़राब हो गई है और वह मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मैं रेखा, कोठे वाली बात और वह सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से भूल गई और तुरंत ही अपने पापा के घर चली गई। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि मेरे फैमिली डॉक्टर पापा का चेकअप कर रहे थे। खैर, कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये कुछ दिन के आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे।
मैंने पापा से कहा कि आप इतना ज़्यादा काम क्यों करते हैं कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। इसके बाद मेरे पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया और मैं वहाँ पर हंसी मजाक की सारी बातों में खो गई। अगले दिन रजत मेरे घर पर पापा को देखने के लिए आने वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा कि फ़ोन करके उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या वह वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें फ़ोन मिलाने के लिए फ़ोन किया, तभी मेरी सास का फ़ोन आया और वह बुरी तरह से रो रही थी। वह मुझसे कहने लगी कि ना जाने ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा गया। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, आप साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है? रजत तो ठीक है। माँ जी ने कहा कि रजत तो ठीक है, लेकिन रेखा। इतना कहते ही वह फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि आखिर पूरी बात क्या है, आप मुझे बताइए। तब वो कहने लगी कि मुझे खुद नहीं पता कि बात क्या है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उन्होंने हमें बताया कि रेखा जेल में है। ये सुनकर तो मेरे और रजत के होश उड़ चुके थे, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था कि रेखा अपने कमरे में आराम से सो रही है और वह कब कैसे घर से बाहर निकल कर गई, हमें कुछ भी पता ही नहीं चला। मैं रजत से बहुत कहती रही कि मैं भी उसके साथ ही चलती हूँ, लेकिन वह माना ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि रेखा को पुलिस ने पकड़ लिया। माँ जी की बात सुनकर मैं सब कुछ समझ चुकी थी कि आखिर क्या हुआ होगा। ज़रूर पुलिस वालों ने उन कोठों पर रेड डाली होगी और जिसमें रेखा पकड़ी गई होगी। लेकिन क्योंकि मैं ये सच्चाई को अपने मुंह से अपनी सास को नहीं बता सकती थी, इसीलिए मैंने उन्हें उस वक्त ढाढ़स बंधाया और उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं अभी के अभी पापा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ और हम रेखा को वापस घर लेकर ही लौटेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इतना कहने के बाद मैंने पापा से कहा कि उन्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। इस पर पापा भी थोड़ा परेशान हो गए। मैंने उनसे कहा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप बस मेरे साथ चलिए। थोड़ी देर में मैं और पापा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। मैं जैसे ही वहां पहुंची, तभी मैंने देखा कि रजत रेखा पर बुरी तरह से गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही उस पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया, मैंने तुरंत ही जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। वह मुझसे कहने लगे कि तुम जानती भी हो कि इसने क्या करतूत की है, इसने हमारे परिवार की नाक कटवा कर रख दी है। मैंने रजत से कहा कि हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसने क्या किया है। ये सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग सन्न रह गए। रजत ने मुझसे कहा कि इसका मतलब तुम भी इसकी इस करतूत में शामिल थी और तुमने भी इसकी तरह मुझे धोखा दिया। तुमने भी मुझे नहीं बताया कि ये सब ये करती रही, और तो और तुमने इसे रोका भी नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने रजत से कहा कि ये सब बोलने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसके बाद मैंने वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को भी वह वीडियो दिखाया जो मैंने उस दिन रेखा का वहाँ पर चुपचाप बनाया था, और उस वीडियो को देखते ही वहाँ खड़े हुए सभी लोग सन्न रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रेखा कोठे में जाकर इस तरह का काम कर सकती है। रजत हैरानी भरी नज़रों से मुझे और रेखा को देख रहे थे। रेखा भी हैरान थी कि आखिर मुझे ये सब कैसे पता चला। फिर मैंने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि किस तरह से मैं रेखा का पीछा किया और फिर इस सब के बारे में जाना। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही था कि आखिर रेखा कोठे में जाकर ये सब क्यों कर रही थी। रजत रेखा की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि आखिर ये सब क्या है। मैंने रेखा से कहा कि बताओ रेखा, जब तक तुम अपने मुंह से सबको सच्चाई नहीं बताओगी, तब तक कोई भी ठीक से इस बात को समझ नहीं पाएगा। उसके बाद रेखा ने कहा कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और जिसमें हम सभी को अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन पर हमें रिसर्च करना होता है और थीसिस भी लिखनी होती है। मेरा जो टॉपिक था वह वैश्याओं के जीवन से संबंधित था, जिसकी वजह से मैं वैश्याओं के इलाके में गई ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और उनके जीवन यापन और उनके साथ जो भी आप बीती होती है उसके बारे में जान सकूं। वहां पहुंचकर मैंने जब उनके बारे में जाना तो मुझे बहुत दुख हुआ।
मैंने उनसे कहा भी कि आप लोग इस तरह का काम छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर वह कहने लगे कि जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें काम कौन देगा, इसीलिए पेट भरने के लिए हमें मजबूरन ये सब करना ही पड़ता है। और फिर ये एक तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन जाती है कि अगर माँ इस तरह का काम कर रही है तो उसका बच्चा भी यही करने को मजबूर होता है। क्योंकि अगर हम किसी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जाते भी हैं तो कोई भी स्कूल हमारे जैसी औरतों के बच्चों को पढ़ाने से साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती और फिर वह मजबूरन इस दलदल में आकर फंस जाता है जहाँ पर उसकी माँ फंसी हुई है। ये सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इन लोगों की खुद से ही मदद करूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूंगी कि मैं वैश्याओं के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि आप लोग मेरे इस काम में मेरा साथ देंगे, बल्कि आप यही कहेंगे कि इस सब में बहुत बड़ा खतरा है और इस सब से मेरी बदनामी भी हो सकती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हर कोई इसी तरह से सोचेगा तो फिर इनका जीवन कैसे संवरेगा। इसीलिए मैंने अपनी ये बात इन लोगों के सामने रखी और इन लोगों ने मुझ में एक उम्मीद देखी। इन सब की मैं आस बन चुकी थी, जिस पर मुझे ये विचार आया कि अगर मैं उनके ही जैसे कपड़े पहनकर, उनकी ही जैसी बनकर उनके इलाके में जाऊंगी तो मुझे कोई खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आने वाले लोग मुझे इनके जैसा ही समझेंगे और मैं आराम से जाकर आधी रात को उनके बच्चों को पढ़ा सकूंगी। मेरे इस काम में इन लोगों ने मदद की और इनमें से ही एक लड़की हर रोज आधी रात को मुझे घर से लेने के लिए आ जाती थी, ताकि अगर रास्ते में मुझे कोई भी ऐसा वैसा इंसान मिल जाए तो वह मुझे उससे बचा सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि लेकिन ऐसे इलाके में जाने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या थी। तो उसका जवाब मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर मैं एक शरीफ लड़की के तौर पर वहाँ जाती तो वहाँ न जाने ऐसे कितने ही लोग होते जो मेरे साथ वह करते जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और तो और जो भी दबंग लोग बेचारी दूसरी लड़कियों को ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाकर ऐसे कामों में झोंक देते हैं, उन्हें अगर मेरे बारे में भनक भी लग जाती तो वह मुझे भी नहीं छोड़ते। लेकिन जब मैं उनके जैसे ही बनकर जा रही थी तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं था और हर कोई मुझे उनके जैसा ही आम ही समझ रहा था, जिस वजह से मुझे वहाँ कोई खतरा नहीं था। रजत ने कहा, लेकिन तुम्हें वहीं पर जाकर इन बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी? उन बच्चों को तुम कहीं और भी पढ़ा सकती थी। इस पर रेखा गुस्से में कहने लगी, भैया आप ही बताइए, उन बच्चों को पढ़ाने की कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं जाकर उन्हें पढ़ा लेती? भला कौन इंसान है जो वैश्याओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जगह दे देता? रेखा का ये सवाल सुनकर वहां खड़े हुए सभी लोगों की नज़रें झुक गईं। तभी जो भी और वैश्याएं पकड़ी गई थीं वह एक साथ होकर कहने लगी कि रेखा ने हमारे लिए जो किया है वह आज तक कभी किसी ने नहीं किया। वह एक बहुत नेक काम कर रही है। उसने हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर दी है और अब वही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। वह लोग पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वह बेगुनाह है। वह कहने लगी कि हमारे लिए तो सरकार भी कुछ नहीं सुनती है, हमारा तो कोई भी सहारा नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे इसी दलदल में फंसकर रह जाते हैं। उनकी बातों में सच्चाई थी। इसके बाद हम लोग रेखा को लेकर घर लौट आए और मैंने अपनी सास को भी सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी सास रेखा पर गुस्सा करने लगी कि एक तुम ही बची हो सबके लिए रॉबिन हुड बनने वाली। लेकिन मैंने उनकी इस बात का खंडन किया। मैंने उनसे कहा कि भले ही आपके नज़रिए से आपको ये गलत लगे, लेकिन रेखा ने जो कदम उठाया है वह अच्छे अच्छे लोग नहीं उठा सकते। उसने बहुत हिम्मत का और बहुत ही बेहतरीन काम किया है और मैं उसके इस काम में साथ हूँ। लेकिन जो तरीका उसने अपनाया उससे उसकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अगले दिन ही मैंने पापा से इस बारे में बात की और फिर हमने फैसला किया कि हम एक स्कूल बनवाएंगे और जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैश्याओं के बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा और जहां पर सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं ठीक वैसी ही होंगी जैसे कि बाकी के स्कूलों में बच्चों को मिलती हैं।
रेखा ने जब ये सुना तो ये सुनकर उसने मुझे खुशी से गले लगा लिया। उसने कहा, भाभी, मुझे तो यही लगता था कि शायद इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा साथ दे, लेकिन आपने मेरा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने उससे कहा कि ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि एहसान तो मुझे तुम्हारा मानना चाहिए, जो तुमने हमें इंसानियत का इतना अच्छा पाठ पढ़ाया है और हमें ये सबक भी दिया है कि पढ़ने का अधिकार सभी का है, चाहे फिर बच्चा किसी का भी हो। हमने जो पहल की थी वह अपनी दिशा में आगे बढ़ चुकी थी और कुछ सालों के बाद रेखा प्रोफेसर बन चुकी थी और मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया था। और आज मैं जिस जगह हूँ वहाँ अपने स्तर से मैं हर उस तबके के लिए अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ कर पूरा कर रही हूँ, जो मेरा फर्ज भी है और इंसानियत के नाते कर्तव्य भी। और रेखा भी अपना पूरा योगदान दे रही है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार सभी का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के बुरे काम में फंसा हुआ है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा। शिक्षा में ऐसी ताकत होती है जो बुरे से बुरे परिदृश्य को भी बदल कर रख देती है। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। वैश्याओं के प्रति हमारी जो सोच है वह बहुत ही नीचे तबके की है, जबकि हम ये क्यों नहीं सोचते कि बुरा काम वह वैश्याएं नहीं कर रही, बल्कि बुरा काम तो वह लोग कर रहे हैं जो उन वैश्याओं के पास जाते हैं। लेकिन उनके पास जाने वाले लोगों को तो हम कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखते जिस नीची दृष्टि से हम वैश्याओं को देखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो लोग वैश्याओं के बाजारों में जाकर खड़े होते हैं उनके बच्चों को हम गलत नज़र से देखें? मेरी इस बात पर विचार करिएगा और आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।